एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 दूसरी चैप्टर फसलों की खेती के बारे में। पहला चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि उस चैप्टर में कुछ खास था नहीं। तो आज से हम लोग दूसरा चैप्टर को टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि पहला फसलों की खेती, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फसलों की खेती में जो पहला पॉइंट है अनाज व धान्य फसलें, इससे सीधा सा मतलब है ऐसी फसलें जिसका हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, चाहे वो हम हो चाहे जीव जंतु के खाने के युग में। जैसा कि जानवर के चारा के लिए, पशुओं के चारा के लिए और हमारे खाने के लिए, तो ऐसी फसलों को अनाज व धान्य फसलें कहते हैं। सबसे प्रमुख है इसमें धान, गेहूँ और मक्का, तीन जो हमारे दैनिक जीवन में यूज भी होता है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम लोग सिर्फ धान के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है धान और इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। धान, जिसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ये कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ओराइजा सटाइवा एल क्या है। तो एल लीनियस है, जो कि जिन्होंने इसका नामांकन किया है वानस्पतिक नाम, उनका नाम लगाया जाता है लास्ट में। तो ये उन्हीं का नाम है। अब आइए हम देखते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो हर एक बार धान का वानस्पतिक नाम या गेहूं का या मक्का का, ये तीन में से कोई ना कोई दो, एक या दो पूछना ही पूछना है। तो ये आपका लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है, तो इसको आप लोग एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, जो मेन पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ, उसको याद करना है, उसको दिमाग में रखना है। सबसे पहले धान बिहार के खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी खेती बिहार के सभी जिलों में की जाती है और मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है। यह इंपॉर्टेंट है कि मुख्य रूप में वर्षा के मौसम खरीफ में की जाती है। बिहार में गर्मा और रबी, जिसे बोड़ा धान के नाम से भी जानते हैं, में भी धान की खेती की जाती है। मैंने पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि धान ऐसा फसल है जिसको पूरे साल लगाया जाता है बिहार में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बशर्ते कि दोनों का जो हर एक साल जो लगाने का क्षेत्रफल है वो मौसम दर मौसम चेंज होते रहता है। तो खरीफ, क्योंकि मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, तो खरीफ में ज़्यादा हेक्टेयर में लगाई जाती है। रबी प्लस गर्मा इसमें कम हेक्टेयर में लगाई जाती है और लिमिटेड जगह पे, हर एक जगह नहीं लगाई जाती है, लिमिटेड जगह पे। तो बिहार में लगभग 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है, जो कि बिहार के कुल फसल आच्छादित क्षेत्र के लगभग 41% है। बिहार के लोग धान को धान जीवन है के रूप में अपने आप को ढाले हुए हैं, वो मानते हैं ऐसा। और आपने देखा भी होगा कि धान बहुत होता है। इसके बाद पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो धान का वानस्पतिक नाम, जो कि हमने देख लिया कि धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा, ये आपको याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बिहार में धान की खेती कितने हेक्टेयर में होती है, तो ये आपको याद रहेगा 33 लाख हेक्टेयर में। तीसरा पॉइंट जो ये उत्पत्ति स्थल है कि धान का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो इसको एक लाइन में याद रखना है, धान का उत्पत्ति स्थल भारत को माना जाता है। उसके बाद ये वितरण है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि संसार का अधिकांश धान 90% धान दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा होता है और पूरे संसार का आधा धान 50% धान भारत और चीन उत्पादन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपके लिए जो याद करने योग्य है वो वानस्पतिक नाम है, कितने हेक्टेयर में होता है बिहार में, और उत्पत्ति स्थल कहाँ है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि बिहार में खरीफ में कितने हेक्टेयर में होता है और रबी और गर्मा, ये जो मैंने देखा था पहले, उसमें कितने में। याद रखना कि खरीफ में बिहार में धान की खेती 32 लाख हेक्टेयर में की जाती है और गर्मा और बोरा उसमें कोसी तथा सीमांचल क्षेत्र में 1 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। बिहार में धान की उत्पादकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपको रह सकते हैं, 2525 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2015 के आंकड़े के अनुसार। जो बिहार सरकार का
आंकड़ा है उसके अनुसार 2015 के आंकड़े के अनुसार 2525 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता थी। आप यहाँ देख सकते हैं सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार 2016 में ये जारी हुआ था, लेकिन लिया गया था 2015 का। उसके बाद इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो आपको ध्यान में रखना है कि 4 से 6 महीना के दौरान जो इसका उपजने का जो समय है उसके 4 से 6 महीने के दौरान 21 डिग्री का औसत तापमान रहना होना चाहिए। उसके बाद इसके अच्छी बढ़वार के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना गया। न 15 डिग्री से नीचे रात को रहना चाहिए और धान के बीज के अंकुरन के लिए न 10 डिग्री से कम और न 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान होना चाहिए और सर्वोत्तम तापमान इसके लिए 30 डिग्री बीज के अंकुरन के लिए माना गया। आपको अगर पूछता है कि बीज के अंकुरन के लिए सर्वोत्तम तापमान धान के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद बाकी ऊपर का जो भी टॉपिक है वो सिर्फ ध्यान में रखना है, याद करने के लिए कोई ऐसा कुछ प्रश्न नहीं रहेगा। ये सर्वोत्तम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश दिन की लंबाई का धान की देसी परंपरागत लंबी अवधि की किस्म। आपको इसमें ये याद रखना है कि धान की देसी परंपरागत लंबी अवधि की किस्म कौन है। तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ में आ जाए। कुछ ऑप्शंस रहेंगे, ये भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा और आपसे पूछा जाए कि देसी परंपरागत लंबी अवधि की किस्म कौन है, इसमें से आप बताना है। तो कतरनी और सोनाचूर ये लंबी अवधि यानी कि 6 महीने का समय लेती है। ये 6 महीने में धान पकती है तो ज़्यादा समय ले रहा है। अभी के समय में जो आपके हाइब्रिड वैरायटी वो कम समय में हो जा रहे हैं तैयार, ये ज़्यादा समय लेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कुछ और हैं, प्रकाश के प्रति, दिन के लंबाई के प्रति संवेदनशील, न्यून संवेदनशील, असंवेदनशील किस्में। तो सीता, श्वेता, मंसूरी, स्वर्णा, ये सब आपको सिर्फ आप एक बार थ्योरेटिकली ध्यान से पढ़ लेंगे, इसमें से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है बिहार में फसल का मौसम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, तीनों मौसम में होती है, याद रखना है। बुआई कब होती है खरीफ में, तो मई जून में। वर्षा वाली जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र है वहाँ जून जुलाई में। कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। बोड़ा में अक्टूबर नवंबर में रोपाई होती है, अप्रैल के महीने में कटाई होती है। और गर्मा के मौसम में मार्च में रोपाई होती है और जून जुलाई में इसकी कटाई होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें है मिट्टी, मृदा जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो धान की खेती के लिए पानी को रोकने की अच्छी क्षमता वाली चिकनी, मटियार या मटियार दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कि चिकनी, मटियार, मटियार दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। धान की खेती 4 डिग्री pH से लेके 7.5 pH मान या इससे अधिक pH मान वाली, यानी कि चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, सब में की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा एसिडिक में ये शो कर रहा है, एसिडिक ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उपयुक्त इसके लिए 6.5 डिग्री pH, वो भी एसिडिक ही है तो वो इसके लिए परफेक्ट है, उसमें अच्छा उपजता है। इसके बाद हम कुछ किस्मों के बारे में जानेंगे जो कि अनुशंसित किस्म है, अच्छी वैरायटी है। बिहार में धान की खेती विभिन्न परिस्थिति तथा उपयोग के लिए की जाती है। परिस्थितियों के अनुसार धान की निम्नलिखित किस्में अनुशंसित है, ये आप देखिए। ऊपरी जमीन हेतु इसमें से आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तुरंता, प्रभात, सहभागी, सबौर, दीप और शुष्क सम्राट, ये 5 हैं। इसमें से 1-2 आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूरा अगर आपसे याद हो जा रहा है, ये कम से कम नाम आपको पूरा याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको पूछ देता है कि ऊपरी जमीन में जो है कम समय में पकने वाली, शीघ्र पकने वाली प्रभेद के नाम, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे उसमें से टिक लगाना है। इन सब की औसत उपज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। बीज दर ये आपको याद रखना है, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेके कुछ की 25 है, तो एवरेज याद रखना है कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ज़्यादातर की वही है। हाइब्रिड होगी तो कम होगी। और उसके बाद हम आते हैं मध्यम जमीन हेतु, मध्यम अवधि में पकने वाली प्रभेद। इसमें है सीता, कनक, राजेंद्र, श्वेता, BPT 5204, संभा मसूरी जिसको बोलते हैं, सबौर अर्धजल और सबौर श्री। ये क्वेश्चन पिछले बार रहा है सबौर अर्धजल के बारे में, तो ये ध्यान रखना है।
ये 135 से 140 दिन का समय लेती है, ये आप ध्यान रखेंगे। औसत उपज ये है इसका, और 20 से 25 किलोग्राम बीज इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद नीची जमीन हेतु देर से पकने वाली किस्म राजश्री, सत्यम, राजेंद्र मंसूरी 1, स्वर्णा सब 1, MTU 7029। ये आपको याद रखना है। 145 से लेके 160 दिन तक में ये पकती है। उपज 40 से 50 किलोग्राम, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर सॉरी, और 25 किलोग्राम बीज दर है इसकी। 25 से 30 दिन का बिचरा अगर लगाया जाए तो परफेक्ट रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सुगंधित किस्मों के लिए। माफ कीजिएगा, उससे पहले चौड़ गहरे पानी में हेतु सुधा, जानकी और वैदेही, याद रखिएगा ये 3 पॉइंट, बहुत क्वेश्चन बहुत बार आता है। सुगंधित में आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। कतरनी, सोनाचूर, कामनी, सुगंधा, राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती, सब और सुरभित, ये सब सुगंधित। मेन जो है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। उसके बाद जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रश्न भी रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं जिससे, वो हम आप नीचे आपको दिखाते हैं। ये संकर किस्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं बोरा किस्म जो है, बोरा धान, उसमें गौतम, प्रभात और रिछेरिया, ये याद रखिएगा। और ये सबसे लेट वैरायटी है। 175 से 180 दिन में तैयार होता है। 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है, और 50 किलोग्राम बीज लगता है। तो लेट वैरायटी भी है और ज़्यादा खर्चीला भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है, संकर धान। इसमें आप में से बहुत लोग जानते होंगे राई 6444 गोल्ड, बहुत अच्छी धान की किस्म है। इसके बाद पंत संकर, पूसा RH1, KRH2, PHB 71, बहुत ही कम दिनों में तैयार होती है। सबसे अच्छी उपज दर है इसकी एराई 6444 गोल्ड, और बहुत ही कम बिचर, इसका बिचरा जो है बहुत कम लगता है। 20 से 25 दिन का बिचरा, और 20 बाय 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना होता है। अब हम देखते हैं, एक नोट है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना कम उम्र का बिचरा होगा उपज उतना अच्छा मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि 5 दिन का बिचरा उखाड़ के लगा दें, मैच्योर होना चाहिए। कम दिन में जो मैच्योर हो वो बिचरा बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भूमि की तैयारी कैसे करें। तो ये तो कुछ लोग ट्रैक्टर से करते हैं, कुछ लोग बैल से भी करते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से, ये आप देख लीजिए कि धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से की जाती है। सामान्यतः बिहार में बिचरा तैयार कर रोपनी विधि से धान की खेती की जाती है। जल जमाव या गहरे पानी वाले क्षेत्रों में सीधी बुआई की जाती है। वर्षा की कमी, मजदूर के अभाव आदि कारण से धान की सीधी बुआई का प्रचलन बढ़ रहा है। सीधी बुआई या रोपनी दोनों कार्यों के लिए मशीन के आ जाने से भूमि की तैयारी विशेष रूप से की जाती है। तो मशीन से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब बीज स्थली की तैयारी, तो ये 2-3 बार जुताई करके फिर उसको मुलायम बना के उस पर फिर रोपाई की जाती है सुविधा अनुसार। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोपनी के लिए खेत की तैयारी। उसके बाद सीधी बुआई हेतु खेत की तैयारी, ये आप लोग को एक बार पढ़ लेना है जो इम्पोर्टेंट है। उसके पास आते हैं हम बीज उपचार, ये इम्पोर्टेंट है। एग्रेसेन GN या सेरसेन से बीज उपचार 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। और ये जो एग्रेसेन GN है और सेरसेन है, ये आपको आगे गेहूं, मक्का, इन सब में भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि बीज उपचार धान की एग्रेसेन GN या सेरसेन से करना है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ये लगता है। उसके बाद ये धान का पौधा को किसी भी हाल में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, तो बीज स्थली में कितना खाद देना है, खाद की मात्रा कितना देना है। तो ऊपरी जमीन के लिए 80 किलोग्राम 80-40-20 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर। उन्नत किस्मों और संकर किस्मों के लिए 140-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से NPK, और सुगंधित किस्मों के लिए बौनी जो किस्म है उसके लिए 80-40-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर NPK। कंपोस्ट अगर आप डालते हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर
ये रोपाई से 20 से 25 दिन पहले डाल देना है। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय और कदवा जो हम लोग करते हैं पानी डाल के उससे पहले दे देना है। इसके बाद ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे 4 पार्ट में देना है, 3 पार्ट में देना है, इसके बारे में खाद किस प्रकार से देना ये है, ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है जो कि पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि खरपतवार प्रबंधन इसमें मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिखने के लिए है परा आंसर तो सबसे पहले आप अगर खरपतवार प्रबंधन के बारे में आपको लिखने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है तो वो है निकाई गुराई। ये याद रखेंगे, निकाई गुराई सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक आपसे रासायनिक विधि के बारे में नहीं पूछा जाता तो निकाई गुराई या उखाड़ फेंक डालें, पौधे के जो अनवांछित पौधे हैं उसको उखाड़ के फेंक डालें, ये बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं रोपाई के 40 दिन तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखना है। उसके बाद निकाई गुराई सबसे उत्तम है, ये यहाँ भी है आपको। उसके बाद है कि 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित अगर धान है तो कोना वीडर का प्रयोग करना पे फायदेमंद है। कोना वीडर एक मशीन है जो खरपतवार से आपको हटाने के लिए उत्तम है। लेकिन अगर रासायनिक विधि से कहा जाता है तो उस स्थिति में खरपतवार नाशी दवा ब्यूटाक्लोर 50 सीसी या प्रोटाक्लोर 50 सीसी का 2.5 से 3 लीटर 1.5 लीटर सक्रिय तत्व का 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर नैपसेक स्प्रे जो आपका स्प्रे है करने वाला मशीन उससे रोपाई के 2 से 4 दिनों के भीतर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय 1 सेंटीमीटर तक पानी लगा रहना चाहिए अथवा ब्यूटाक्लोर 50 सीसी 2.5 से 3 लीटर दवा को 25 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति हेक्टेयर रोपाई के 2 से 4 दिन के अंदर एक समान रूप से खेतों में छींट दें तो वो भी उत्तम है। उसके अलावा है रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद विस्पायरीवेक सोडियम 10%, विस्पायरीवेक सोडियम 10% का 20 से 25 किलोग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से भी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कीट और व्याधि प्रबंधन, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है तना छेदक। आप लोग क्लास 11th का अगर देखेंगे तो क्लास 11th में भी बहुत कीट और व्याधि प्रबंधन के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको एक बार वो जो मेरा क्लास 11th का वीडियो मैं डालूंगा तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 11th के भी चैप्टर्स वाइज वीडियो कल से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला कीट और व्याधि प्रबंधन में तना छेदक स्टेम बोरर, धान का तना छेदक जिसका वानस्पतिक नाम जो कारक है इसका रोग का उसका वानस्पतिक नाम है सिरपोफेगा, जो कीट जो रोग का कारक है उसका जो कीड़ा है उसका नाम है सिरपोफेगा इंसर्टुलास। ये याद रखिएगा, ये आपको बोर्ड में कम उम्मीद है पूछने का, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है BCEC उसमें आपको जरूर रहेगा। तो सिरपोफेगा इंसर्टुलास धान का तना छेदक के कीट व्याधि का नाम है। इसके बचाव के लिए रोपाई के 30 से 35 दिनों के भीतर एसीफेट 75% दवा का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफॉस 36 सीसी दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके लक्षण के बारे में अगर पता करना होगा तो तने के बीच का भाग सूख जाता है जबकि निचली पत्तियां हरी रह जाती हैं। तना का जो बीच का पार्ट है वो सूख जाता है और नीचे का जो पत्ता होता है जो जमीन से सटा पत्ता होता है वो हरा रहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है धान का ब्लास्ट रोग जिसको पाइडिकुलेरिया ओराइजी कहते हैं, उसका नाम है। इसका जो लक्षण है वो है पत्तियों के ऊपर आँख या नाव के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं इस तरह का। पुष्प एवं दानों पर धब्बों के कारण दानों का रंग काला हो जाता है। इसके उपचार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि बीज उपचार करना है, ये भी अगर लिख देता तो चलेगा कि बीज उपचार करना है। उसके बाद हीनासेन 30 सीसी दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। ये आपके 2 हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं जल प्रबंधन के लिए। तो धान के खेत में हर समय पानी आवश्यक है, जैसा कि जानते हैं कि पानी के मौसम का ही फसल है तो पानी उसको चाहिए। हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर धान में पानी बना रहना चाहिए। कोशिश करना है कि धान के खेत में दरार कभी नहीं पड़े,
नमी हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद कटाई और दौनी भंडारण है। तो धान की कटाई दैहिक परिपक्वता की अवस्था में करनी चाहिए। जब वो परिपक्व लगे तो करनी चाहिए। जैसा कि रुपाई से पहले आजकल तो बीज में लिखा रहता है कि इतने से इतने दिन में वो पक जाएगा, और देख के भी पता चल जाता है। इस अवस्था में पौधे का तना कुछ हरा ही रहता है तथा बाली के नीचे वाला दाना जो है वो जोर से दबाने पे चावल निकल आता है। ऐसी स्थिति में वो समझ लेना चाहिए कि वो पक गया है। यह अवस्था पुष्पन के करीब 30 से 35 दिनों के बाद आती है। कटाई के समय दानों में 24% तथा भंडारण के समय 14% नमी होना चाहिए। तो समझ लेना, अगर कटाई के समय 24% उसमें नमी है तो समझ लेना चाहिए कि वो एकदम परिपक्वता की स्थिति में, और 14% से अधिक नमी पे उसको रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। संकर धान के उत्पाद को अगले वर्ष बीज के लिए नहीं रखना चाहिए। आप लोगों में से सभी जानते होंगे कि जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको अगले साल के लिए नहीं रखना है। वो वन टाइम यूज के लिए होता है, एक बार यूज कीजिए उसके बाद उसका इस्तेमाल समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखिए, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कोई परेशानी है, या कमेंट में ही आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो जूनियर सीनियर्स हैं उनको भी बताइए चैनल के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।